वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कार्ल मार्क्स के विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, तो मतलब आज हम लोग कार्ल मार्क्स ने विकास से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिया है उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में ट्रायर में हुआ। उन्होंने बोन विश्वविद्यालय तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा जेना में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। 1818 से 1883 इनका जीवन काल था। अपने समय में ये बहुत सम्माननीय व्यक्ति हुआ करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, जिसको समाजवाद का बाइबल कहा गया है और ये 1867 में प्रकाशित हुआ था। जिस प्रकार बाइबल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल को अर्थशास्त्र का बाइबल कहा जाता है। रूढ़िवादी मार्क्सवादियों के लिए मार्क्सवादियों का विरोध बुरा ही नहीं बल्कि पाप माना गया है। तो ये था कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा जीवन परिचय। अब देखते हैं कि इसके जो सिद्धांत है या फिर इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको कुछ तत्वों में बांटा गया है या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ बिंदुओं में उसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। उसके अंतर्गत आएगा सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ओनरशिप उत्पादन सब पूंजीपति के हाथ में होता है और पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लालच में श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। चूंकि उत्पादन पूंजीपति के हाथ में होता है, इसलिए वे श्रमिकों से अधिक काम करवाकर उन्हें कम वेतन देते हैं, जिससे श्रमिक शोषण का शिकार होते हैं। जब श्रमिक इस शोषण का विरोध करते हैं तो वे दो भागों अमीर और गरीब में बढ़ जाते हैं। अमीर और गरीब के बीच की यह प्रतिद्वंद लाभ के लिए होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ही दूसरा पॉइंट है भौतिक वस्तुओं का उत्पादन। उत्पादन प्रणाली द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन के संबंधों का निर्माण होता है। उत्पादन करने में मनुष्य की कार्यकुशलता और अनुभवों का उपयोग किया जाता है। ये सब तत्व मिलकर उत्पादन शक्ति का निर्माण करते हैं। उत्पादन शक्ति उत्पादन प्रणाली का एक पहलू है तथा दूसरा पक्ष यानी कि उत्पादन पक्ष उत्पादन संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रणाली स्थिर नहीं रहती है। समय के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास होता रहता है, जिससे उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन होता है। जैसे औद्योगिकरण के समय ये श्रम और पूंजी में बटा रहता है, तो वहीं अगर कृषि व्यवस्था है तो यह जमींदार और श्रमिक में बांटा जाता है। जब जैसा रहता है ये समय के अनुसार परिवर्तित होता जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी श्रमिकों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिस कारण श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है और धीरे धीरे यह बढ़ते ही चला जाता है, जिस कारण एक समय ऐसा आता है कि क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये पूंजीवादी वर्ग की लड़ाई समाजवादी लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। कार्ल मार्क्स का भी यही मानना है कि उद्यमी द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है, जिस कारण श्रमिकों में वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। तो उत्पादन प्रणाली क्या होता है, कभी स्थिर नहीं रहता है और जब उत्पादन किया जाता है कोई भी वस्तु का तो उसमें उसको दो भाग श्रमिक वर्ग और मतलब जैसे औद्योगिकरण है तो वो श्रम और पूंजी में बढ़ जाता है और अगर हम लोग कृषि कार्य करते हैं तो वो जमींदार और श्रमिक में बढ़ जाता है। ठीक है, और जो उत्पादन करता होता है उसका मतलब मोटिव क्या रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए और ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में वो क्या होता है कि श्रमिक लोगों का क्या है शोषण करने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि वो लोग को काम ज़्यादा करवाता है और जो वेतन है वो कम देता है, तो उस कारण श्रमिकों में असंतोष का भावना उत्पन्न हो जाता है और वो लोग क्रांति कर देता है या फिर जिसको स्ट्राइक बोला जा सकता है, स्ट्राइक कर देता है।
जिस कारण से जो वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दो भाग में बढ़ जाते हैं, अमीर और गरीब में। मतलब कुछ लोग को होता है कि यहाँ कितना भी पैसा मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन लोग को काम से मतलब है, उन लोग कितना भी पैसा में काम करने को तैयार है। और कोई कोई ऐसा होता है जो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इस कारण उन लोग दो भाग में बांट जाता है और उन लोग में वर्ग संघर्ष का संभावना क्या है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था जिसके अंतर्गत मतलब पहला पॉइंट क्या था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसके अंतर्गत 3 पॉइंट आया। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, अतिरेक का सिद्धांत। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। मार्क्स का अतिरेक का सिद्धांत विश्लेषण पर आधारित है। इनके अनुसार श्रमिक के कार्य करने की शक्ति वस्तु के समान है। श्रमिक अपने परिश्रम को श्रमिक बाजार में बेचता है अपने पारिश्रमिक या मजदूरी के बदले में। श्रमिक को अपने परिश्रम के बदले में जितनी मजदूरी मिलेगी, अर्थात श्रमिक जितना में बिकेगा वही उसका मूल्य होगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि श्रमिक क्या है, अपने श्रम को बेचता है बाज़ार में। ठीक है, वो जितना श्रम करता है उसके अनुसार उसको क्या होता है, पैसा मिलता है ना, तो वो उसका श्रम मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक श्रमिक का मूल्य उसके जीवन निर्वाह के तरीके से लगाया जाता है, अर्थात श्रमिक को अपने जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो उन्हें खरीदने के लिए जितना काम करने की आवश्यकता है वो उतना ही काम करता है। परंतु यह सच नहीं है। श्रमिक सदैव अपनी आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है, परंतु उद्यमी उनका शोषण करते हैं, इसलिए वे श्रमिक को उतना पैसा नहीं देते जितना कि वो काम करता है। इस प्रकार श्रमिक को पैसा देने के बाद जो बचता है वह उद्यमी का लाभ होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। माना कि एक उद्योग में एक श्रमिक 10 घंटे काम करता है, लेकिन अगर श्रमिक 6 घंटे ही काम करे तो भी उसका गुजारा चल जाएगा, पर वो फिर भी 10 घंटे काम करता है। पर 10 घंटे काम करने के पश्चात भी उसे 6 घंटे का ही पारिश्रमिक दिया जाता है। बाकी 4 घंटे का जो पैसा बचता है वो उद्यमी के पास लाभ के रूप में चला जाता है। इसी को कार्ल मार्क्स ने अतिरेक कहा है, और अतिरेक काम करने के लिए श्रमिक को कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक श्रमिक है, ठीक है, श्रमिक को उतना ही काम करता है जितना उसका क्या है, जीवन निर्वाह, यानी कि जितना उसको ज़रूरत है अपना ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, वो उतना ही काम करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सच नहीं है। श्रमिक क्या करता है, उससे भी अधिक काम करता है, लेकिन उसको सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाता है जितना उसके लिए ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा काम करता है और उसका एक्स्ट्रा जो पैसा आता है वो जो उद्यमी होता है वो अपने पास प्रॉफिट के रूप में रख लेता है। तीसरा पॉइंट है पूंजी संचय। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो अतिरेक मूल्य पूंजीपति के पास बचता है वही अतिरेक होता है। पूंजीपति का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है और श्रमिकों का शोषण करना होता है। पूंजीपति लाभ कमाने के लिए 3 तरीके अपनाते हैं। पहला है काम के समय में वृद्धि। पूंजीपति श्रमिकों के काम करने के समय में वृद्धि करके उनका शोषण करते हैं। इसे उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, माना कि एक उद्योग में श्रमिकों को 8 घंटे काम करना होता है, परंतु पूंजीपति अधिक लाभ कमाने के लालच में श्रमिकों से 10 घंटे काम करवाते हैं, परंतु वे श्रमिकों को केवल 8 घंटे का ही वेतन देते हैं। जो 2 घंटे का अतिरिक्त वेतन होता है वो पूंजीपति अपने पास लाभ के रूप में रख लेते हैं। दूसरा है निर्वाह वेतन में कटौती। पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लालच में मजदूरों के निर्वाह वेतन में भी कटौती कर देते हैं, जिस कारण गरीब मजदूर और भी गरीब होते चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है श्रमिकों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसी आशय यह है कि नई नई तकनीकों का उपयोग करके श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। इसे उदाहरण द्वारा भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। माना कि पहले एक व्यक्ति एक दिन में 3 वस्तु बनाता था, पर वहीं अब वह मशीन का उपयोग करके एक दिन में 6 वस्तु का निर्माण करता है। इस प्रकार पूंजीपति इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी अर्जित करते हैं तथा उत्पादन को भी वे समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं। इस तरह से वे पूंजी का संचय करते हैं। अब आया इसका चौथा पॉइंट। ठीक है, पूंजी संकट। कार्ल मार्क्स का मानना है कि कुछ समय बाद पूंजी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस स्थिति में पूंजीपति श्रमिकों का और शोषण करने लगते हैं और यह शोषण अधिक उत्पादन में बदल जाता है।
अधिक उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग को कम कर देगा, जिस कारण पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और लाभ घटने लगेगा, और अतिरेक उत्पादन से नहीं बिकने वाले सामान की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी। माल या उत्पाद नहीं बिकने के कारण कुछ उद्योग बंद होने लगते हैं और कुछ उद्योग अपने उत्पादन को कम कर देते हैं। उत्पादन कम होने के कारण मजदूरों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यह अवसाद की स्थिति कहलाती है। मार्क्स के अनुसार इसका मुख्य कारण है गरीबी और क्रय शक्ति का कम होना। अर्थव्यवस्था में यह संकट ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और फिर से यह अपने संतुलन स्तर पर आ जाता है। संतुलन स्तर पर अर्थव्यवस्था को लाने के लिए पूंजीपति अपने नहीं बिके हुए सामान को कम कीमत पर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जमा हुए वस्तुओं की मात्रा में कमी आती है, और अगर फिर भी सामान खत्म नहीं होता तो पूंजीपति बचे हुए वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाता है और फिर से उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में उछाल आता है। बेरोजगारी घटती है तथा मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। मार्क्स के अनुसार संकट काल में अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाता है, जो बाद में संतुलित हो जाता है और फिर अर्थव्यवस्था में उछाल आता है। इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में चला जाता है और यह चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। यह चक्र ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो अपने चौथे पॉइंट में मार्क्स ने क्या बताया कि पूंजी संकट कैसे उत्पन्न होता है ना। तो वो बताते हैं कि वो लोग क्या होता है, मज़दूरों से अधिक काम करवाते हैं। ठीक है, अधिक काम करवाने से क्या होता है कि अधिक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, और ये उत्पाद क्या होता है, जब उसका डिमांड कम रहेगा और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वस्तु बचने लगता है ना। तो इस वस्तु से क्या होगा, जमा होते जाएगा तो फिर और पदार्थ नहीं बिक रहा है, तो जो उत्पादन करता है वो क्या करता है, कम दाम में उसको बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर कम दाम में भी नहीं बिक के ख़त्म हो रहा है तो वो उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, मतलब जला देगा या कुछ और कर देगा और उसको नष्ट कर देगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाए। सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती है, उसी प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है मध्यम वर्ग की उपेक्षा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में केवल पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग रहेंगे तथा मध्यम वर्ग समाप्त हो जाएगा। इनका यह कथन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग काफ़ी बड़ा भाग रखते हैं। ठीक है, मजदूरी के अंश में कमी आवश्यक नहीं। मार्क्स का मानना था कि पूंजी निर्माण से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटती है व लाभ की दर गिरती है, परंतु ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास के साथ साथ समग्र आय में मजदूरी का अंश कम हो, ये आवश्यक नहीं है। तीसरा है अतिरेक मूल्य। मार्क्स का विश्लेषण अवास्तविक अतिरेक मूल्य पर आधारित है। वास्तविक जीवन में मूल्यों की उपेक्षा वास्तविक व्यक्त कीमतों का अधिक महत्व है। तकनीकी प्रगति। मार्क्स का विश्वास था कि तकनीकी प्रगति के साथ रिजर्व सेना बढ़ती है। वास्तव में दीर्घकाल में तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप रोजगार के अधिक अवसरों की प्राप्ति संभव है। पांचवा है मार्क्स के लाभों में गिरावट की प्रवृत्ति कुछ भी स्पष्ट नहीं करता। मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे ही पूंजी की कार्बनिक संरचना में वृद्धि होती जाती है, जबकि अतिरेक मूल्य की दर स्थिर रहती है, अतः लाभ की दर में कमी आती है। मार्क्स का यह विश्लेषण स्पष्ट नहीं है। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी मार्क्स के आर्थिक विकास से संबंधित व्याख्या को महत्वपूर्ण माना गया है। यह विस्तृत पुनरुत्पादन की योजना, बचत एवं विनियोग के मध्य अंतर संबंध का आधार प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। मार्क्स का विकास से रिलेटेड जो उन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है, तो उस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।